भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का ही गठन क्यों किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा और दमन एवं दीव को संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? सर्वप्रथम भारतीय संघ के किस राज्य का नाम परिवर्तित किया गया था? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग देसी रियासतों के बारे में संक्षेप में जानेंगे। संक्षेप में इसलिए क्योंकि देसी रियासत से रिलेटेड एक अलग से क्लास आएगा जहाँ पर उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या जानना है कि देसी रियासतों का विलय एवं एकीकरण कैसे हुआ। विलय का मतलब होता है शामिल करना या मिलाना। एकीकरण का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक रियासतों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण करना। तो चलिए जानते हैं देसी रियासत के बारे में कि भारत की आज़ादी के समय भारत में 3 तरह के क्षेत्र थे। पहला, ब्रिटिश भारत का क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन था। दूसरा, देसी रियासतों का क्षेत्र जो भारतीय राजा के शासन के अधीन था लेकिन वह ब्रिटिश शाही शासन से संबद्ध था। और तीसरे क्षेत्र की बात करें तो फ्रांस एवं पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र जहां पर फ्रांसीसियों एवं पुर्तगालियों का कब्जा था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 2 पृथक एवं स्वतंत्र राष्ट्र भारत एवं पाकिस्तान का निर्माण किया गया और तब जाकर देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए कि या तो वह भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर वह स्वतंत्र है। भारत की आज़ादी के समय कुल 562 देसी रियासत थे और 562 देसी रियासत में से 559 देसी रियासतों ने स्वेच्छा से अपना विलय भारत में कर लिया, मतलब ये भारत में शामिल हो गए। लेकिन 562 में से 3 ऐसे भी देसी रियासत थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। और वह 3 देसी रियासत कौन कौन से थे? तो एक था जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू कश्मीर। लेकिन आगे चलकर इन्हें भी भारत में विलय कर लिया गया। कुछ परेशानियां हुई लेकिन इनका भी विलय भारत में कर लिया गया। तो आइए जानते हैं इसका विलय कैसे किया गया। तो जूनागढ़ रियासत का विलय जनमत संग्रह के द्वारा किया गया, जबकि हैदराबाद रियासत का विलय पुलिस कार्रवाई कहिए या फिर सैनिक कार्रवाई या सैनिक कार्रवाई के द्वारा इसका विलय भारत में किया गया। फिर जम्मू कश्मीर का विलय भारत में विलय पत्र के द्वारा किया गया। यहाँ पर सिर्फ हम लोग शॉर्ट में जान रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मतलब कब किया गया, किस तिथि को इसका विलय किया गया, विलय में किसने किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, इन सब के बारे में हम लोग अभी यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक भूमिका के तौर पर देख रहे हैं। फिर बात करते हैं कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो 1950 में मूल संविधान की पहली अनुसूची में इन देसी रियासतों को, इन 562 देसी रियासतों का एकीकरण करके भारतीय संघ के राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया। मतलब कि जो ब्रिटिश प्रांत एवं यह जो भारतीय ये देसी रियासतें थी इनका एकीकरण किया गया और एकीकरण करके मूल संविधान की प्रथम अनुसूची में इन्हें भारतीय संघ में शामिल किया गया राज्य के रूप में और भारतीय संघ के उसी राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। और वह 4 वर्ग कौन कौन से थे? तो भाग क, ख, ग एवं घ। और राज्यों के इन 4 वर्गों में कुल राज्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल राज्यों की संख्या 29 थी। तो आइए देखते हैं कैसे। तो भाग क में कुल 9 राज्य थे, भाग ख में कुल 9 राज्य थे, भाग ग में 10 राज्य थे, जबकि भाग घ में 1 राज्य, मात्र 1 राज्य थे। तो अगर हम इसे जोड़ें कि 9 + 9 + 10 + 1 तो इसकी कुल संख्या 29 होगी। अब बात करते हैं किस किस वर्ग में जो है किन किन राज्यों को शामिल किया गया था। तो बात करते हैं कि भाग ख में उन 9 राज्यों को शामिल किया गया था जिस पर
मतलब जहाँ पर ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश गवर्नरों का शासन था। कहने का मतलब यह हो रहा है कि ब्रिटिश भारत की बात हो रही है, आज़ाद भारत की नहीं, कि यह जो आज़ादी के बाद भाग क में उन 9 राज्यों को रखा गया कि जहाँ पर ब्रिटिश भारत के दौरान यानी ब्रिटिश भारत के काल में ब्रिटिश गवर्नरों का शासन था। तो उन्हीं 9 राज्यों को आज़ादी के बाद भाग क के अंतर्गत रखा गया। फिर भाग ख की बात करें कि यहाँ पर जो 9 राज्य थे, यहाँ पर 9 राज्य कौन कौन से थे, मतलब किस तरह के राज्यों को यहाँ पर शामिल किया गया था। तो यहाँ पर वैसे 9 राज्य थे जहाँ पर विधानमंडल तो था लेकिन ब्रिटिश शाही शासन भी था, यानी ये विधानमंडल के साथ ब्रिटिश शाही शासन था। तो वैसे 9 राज्यों को इस भाग ख में शामिल किया गया था। भाग क की बात करें तो यहाँ पर कुल 10 राज्यों को शामिल किया गया था। यह 10 राज्य वैसे राज्य थे जहाँ पर ब्रिटिश भारत के दौरान मुख्य आयुक्तों का शासन, यानी कुछ उन 10 राज्यों में से कुछ में मुख्य आयुक्तों का अर्थात चीफ कमिश्नरियों का शासन था, जबकि कुछ राज्यों में ब्रिटिश शाही शासन था। तो वैसे 10 राज्यों को भाग ग में शामिल किया गया था। और फिर बात करें भाग घ की तो यहाँ पर सिर्फ एक राज्य को शामिल किया गया था और वह एक राज्य था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगर भाग ग की बात करें तो यहाँ पर जो 10 राज्य थे तो यहाँ पर राज्यों का केंद्रीकृत प्रशासन को चलाना था, अर्थात भाग ग में जो भी 10 राज्य थे वहाँ पर केंद्रों का शासन चलता, यानी केंद्र के द्वारा शासन चलाया जाता। और भाग घ में भी जो एक राज्य थे वहाँ पर भी केंद्र का ही शासन चलाया जाता। तो यही वह 29 राज्य थे। और इस तरह से हम लोग देखें कि देशी रियासतों का विलय भारत में कैसे हुआ और कैसे इसका एकीकरण करके भारतीय संघ में राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। कब? तो हमारे मूल संविधान के द्वारा। और उसे कहां पर रखा गया? तो पहली अनुसूची में रखा गया। अब बात करते हैं कि हम लोगों को क्या पढ़ना है कि धड़ आयोग और जेवीपी समिति, अर्थात यहाँ से जो अब हम लोगों का यह टॉपिक है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, तो यहाँ से अब यह शुरू होगा। तो बात करते हैं धड़ आयोग और जेवीपी समिति के बारे में कि यह क्या है। तो क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, विशेष रूप से दक्षिण के क्षेत्रों से एक मांग उठने लगी। और वह मांग क्या था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। तो लोगों के इन मांगों को देखते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 4 सदस्यों वाली एक समिति का, एक आयोग का गठन किया। और उस आयोग का नाम क्या रखा गया? तो भाषाई प्रांत आयोग। इसका गठन क्यों किया गया? इसकी स्थापना क्यों की गई? तो लोगों की जो मांग थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, तो उसी पर विचार करने के लिए इस भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया या स्थापना किया गया। तो बात करते हैं कि भाषाई प्रांत आयोग का गठन कब किया गया? तो जून 1948 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एस.के. धर थे, जो न्यायाधीश थे। न्यायाधीश एस.के. धर इसके अध्यक्ष थे। और इस आयोग में कुल सदस्य कितने थे? तो अध्यक्ष को मिलाकर कुल 4 सदस्य थे। अध्यक्ष के अलावा अगर बात करें तो कुल मतलब अन्य सदस्य कितने थे? तो 3 सदस्य थे। तो चूंकि एस.के. धर की अध्यक्षता में इस भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था, तो इसी वजह से इस भाषाई प्रांत आयोग को धड़ आयोग भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि धड़ आयोग का गठन कब किया गया था, तो उसका भी आंसर होगा जून 1948 में। किसकी अध्यक्षता में? तो एस.के. धड़ के अध्यक्षता में। अब बात करते हैं कि इस आयोग ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, यानी अपना रिपोर्ट जो है इन्होंने कब पेश किया संविधान सभा के सामने? तो 10 दिसंबर 1948 को इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया। तो इस रिपोर्ट के द्वारा इस आयोग ने क्या सुझाव दिया? तो आइए उस सुझाव को देखते हैं। इस आयोग ने कहा कि भाषा की जगह ये प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया। कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो भाषाई प्रांत आयोग या धड़ आयोग जो थी, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट के द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों के
पुनर्गठन का विरोध किया था, जबकि उसके जगह पर इन्होंने किसका समर्थन किया था, किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, तो प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर इन्होंने राज्य के पुनर्गठन करने का सुझाव दिया था। लेकिन क्या हुआ कि जब इस आयोग का रिपोर्ट आया तो इस रिपोर्ट के द्वारा जो भी इन्होंने सुझाव दिया, तो इस सुझाव से क्या हुआ कि और भी अधिक जो है मतलब वो विश्वास फैल गया, मतलब आंदोलन और भी तेज हो गया। तो इसे देखते हुए जो है कांग्रेस कार्यकारी समिति ने एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया कि फिर से उस पर विचार करने के लिए कि जो लोगों की यह मांग है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, तो उस पर फिर से विचार करने के लिए कांग्रेस कार्यकारी समिति ने एक समिति का गठन किया जिसका नाम था भाषाई प्रांत समिति। इसका गठन कब किया गया, तो दिसंबर 1948 में किया गया। इसमें कुल 3 सदस्य थे। कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पटाभी सितार मैया। इस समिति में कोई भी अध्यक्ष नहीं थे, सिर्फ 3 सदस्य ही थे। तो इनके 3 सदस्यों के होने के वजह से ही भाषाई प्रांत समिति को जेवीपी समिति भी कहा जाता है। जेवीपी समिति कहने का मतलब जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पटाभी सितार मैया। तो इनके 3 सदस्य थे और इन्हीं तीनों सदस्यों के नाम के मतलब इनके नाम के कारण ही जो है इस समिति को अर्थात भाषाई प्रांत समिति को जेवीपी समिति भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जेवीपी समिति का गठन कब किया गया, तो वह दिसंबर 1948 में किया गया था। और यह जो भी समिति या आयोग हम लोग देख रहे हैं तो वह किससे रिलेटेड है, किसके लिए इसका गठन किया गया था, तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के विचार को लेकर, यानी उस पर विचार विमर्श करने के लिए इन समितियों, आयोगों का जो है गठन किया गया था। फिर बात करते हैं कि इस समिति ने अर्थात जेवीपी समिति ने जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया वह कब किया था, तो 1 अप्रैल 1949 को किया था। तो इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। कहने का मतलब यह हुआ कि इससे पहले भी यह जो धड़ आयोग था, इन्होंने भी अपने रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। और यह जो जेवीपी समिति जिसका गठन फिर से किया गया था, तो इस समिति के द्वारा भी जो है यह कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। अर्थात अब तक जो भी 2 आयोग या 2 समितियां थी उन्होंने इसका विरोध किया, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब बात करते हैं, अब जो हम लोगों को पढ़ना है वह है पोटी श्री रामुलु का निधन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि जब जेवीपी समिति के द्वारा भी इनके मांगों को नकार दिया गया, अर्थात भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की बातों को नकार दिया गया, उसका विरोध किया गया, तब क्या हुआ कि इसके बावजूद अर्थात जेवीपी समिति के रिपोर्ट में जो विरोध किया गया था भाषा के आधार पर, तो उसके बावजूद देश के अलग अलग क्षेत्रों से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग चलती रही। और विशेष रूप से क्या हुआ कि जो दक्षिण के क्षेत्र में तेलुगु भाषी के जो लोग थे, तो तेलुगु भाषियों ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को वह मतलब बनाए रखा था। वह जो लगातार जो है मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग करते रहे। कौन, तो दक्षिण के क्षेत्र में जो तेलुगु भाषी के लोग थे, तेलुगु भाषा बोलने वाले जो लोग थे, उनका कहना था कि नहीं, हमें भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होना ही चाहिए। तो क्या हुआ कि एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु। तो इन्होंने क्या किया कि तेलुगु भाषियों के समर्थन में इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया, अर्थात भूख हड़ताल शुरू कर दिया। और इनके 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद, अर्थात 56 दिनों की आमरण अनशन के बाद जो है 15 दिसंबर 1952 को कांग्रेसी कार्यकर्ता पोटी श्री रामुलु का निधन हो गया। तो ये किसका समर्थन कर रहे थे, तो तेलुगु भाषियों का समर्थन कर रहे थे। तेलुगु भाषी जो बोल रहे थे कि जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, तो उसी का समर्थन कर रहे थे। कौन कर रहे थे, तो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु। और इन्होंने क्या किया, उनके समर्थन में जो है भूख हड़ताल शुरू कर दिया, आमरण अनशन शुरू कर दिया। और 56 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल के बाद जो है 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि उस क्षेत्र में
आंदोलन और भी तेज हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन करने के लिए विवश होना पड़ा और उन्होंने भाषा के आधार पर तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। तो आइए जानते हैं उसके बारे में कि भाषा के आधार पर, भाषाई आधार कहने का मतलब भाषा के आधार पर, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, तो वह आंध्र प्रदेश था। और इसका गठन कब किया गया, 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। किस अधिनियम के द्वारा, तो आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के द्वारा हुआ। अधिनियम आप नोट कर लीजिए कि आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के द्वारा 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। चूंकि आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर किया गया था, तो इसलिए इसे हम लोग देखते हैं कि इसका जो गठन किया गया किन भाषाई लोगों, मतलब किन भाषाई क्षेत्रों से इस आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो आइए बात करते हैं कि यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मद्रास। तो मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। अगर हम मद्रास राज्य की बात करें तो यहाँ पर हम देखे थे कि जो यह राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, तो यह जो पहला वर्ग था क, तो क में ही जो है 9 राज्यों में से एक राज्य का नाम था मद्रास। ठीक है, तो मद्रास राज्य में जो भी तेलुगु भाषी के लोग थे, यानी तेलुगु बोलने वाले जो भी लोग थे, तो उन्हीं तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास से अलग करके एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। और जब निर्माण किया गया तो आंध्र प्रदेश की राजधानी किसे बनाई गई, कुर्नूल को बनाई गई। और जबकि गुंटूर में आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, अर्थात हाईकोर्ट स्थापित किया गया था। तो कुर्नूल को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई, जबकि गुंटूर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यह बात आप समझ गए कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश और डेट क्या है, 1 अक्टूबर 1953। और किस राज्य से इसे अलग करके बनाया गया, तो मद्रास राज्य से मतलब भाषा के क्षेत्रों को अलग किया गया, तो तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया। यह सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अगले आयोग के बारे में कि वह है राज्य पुनर्गठन आयोग, या फिर जिसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि जब भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, तो यह स्वाभाविक है कि भारत के अन्य क्षेत्रों से भी अब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग और तेज हो गई थी। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत सरकार ने इस पर विचार करने के लिए एक आयोग गठित किया और उस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका गठन कब किया गया या इसकी स्थापना कब की गई, तो 29 दिसंबर 1953 को की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। तो चूंकि फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, तो इसी वजह से इस आयोग को अर्थात राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। फिर बात करें कि इस आयोग के अन्य 2 सदस्य कौन कौन थे, तो अन्य 2 सदस्य थे के.एम. पनिकर एवं हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू को शॉर्ट में क्या होगा कि एच.एन. कुंजरू भी लिख दिया जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कि अगर यहाँ पर पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग के कुल कितने सदस्य थे, तो कुल कितने सदस्य अगर पूछा जाए तो अध्यक्ष को मिलाकर 3 होगा, लेकिन अगर अध्यक्ष को छोड़कर पूछा जाए तो 2 सदस्य होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पर था धड़ आयोग की बात करें, अध्यक्ष को मिलाकर कुल 4 सदस्य थे, लेकिन अध्यक्ष को छोड़कर 3 अन्य सदस्य थे। अब बात करते हैं कि यह जो फजल अली आयोग थी, इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कब किया, भारत सरकार के समक्ष अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, तो 30 दिसंबर 1955 को इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट के द्वारा भारत सरकार को क्या क्या सुझाव दिया उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस रिपोर्ट के द्वारा, इस आयोग की रिपोर्ट के द्वारा क्या क्या सुझाव दिया गया। सर्वप्रथम बात करें कि इस आयोग ने जो सुझाव दिया वह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए।
अर्थात यह पहला आयोग था जिसने यह सुझाव दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन इन्होंने यह भी एक शर्त रखा कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तो होना चाहिए, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि मतलब एक राज्य में सिर्फ एक ही भाषा बोली जाएगी, तो इस सिद्धांत को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब बात करते हैं कि दूसरा जो मतलब अगला जो इनका सुझाव था वह यह था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। कि ठीक है, आप किसी भी राजनीतिक इकाई का अगर एकीकरण कर रहे हैं तो लेकिन सर्वप्रथम आपको जो ध्यान रखना चाहिए वह भारत की एकता को, यानी भारत की एकता को आपको प्रमुखता देनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे सुझाव की। तीसरा सुझाव क्या दिया था इन्होंने कि राज्य पुनर्गठन योजना के 4 बड़े कारकों की इन्होंने पहचान की थी। कहने का मतलब कि इस आयोग ने बताया कि अगर आप भविष्य में राज्य पुनर्गठन करने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 4 कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। वह 4 कारक कौन कौन से थे, तो आइए उस 4 कारक के बारे में जानते हैं। कि पहला कारक है कि देश की एकता एवं सुरक्षा को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। पहला जो कारक था, 4 कारकों का इन्होंने पहचान किया था कि राज्य पुनर्गठन योजना के लिए जो है 4 बड़े कारकों की, जिन 4 बड़े कारकों की पहचान की थी, तो उसमें पहला जो कारक कौन सा था कि देश की एकता एवं सुरक्षा को संरक्षण प्रदान करना। दूसरा कारक क्या था कि भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता को बनाए रखना। तीसरा कारक इन्होंने क्या बताया था कि तीसरा कारक बताया था कि वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क पर राज्यों का पुनर्गठन करने की योजना आप बना सकते हैं। और चौथा कारक क्या बताया था इन्होंने कि प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश के लोगों के कल्याण करने की योजना होनी चाहिए राज्य के पुनर्गठन करने वाली योजना में। तो यही वह 4 कारकों का उन्होंने पहचान किया था। अब बात करते हैं आखिरी एवं चौथे एवं आखिरी सुझाव की। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया था कि राज्यों के 4 वर्गों को समाप्त करके 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण करने का इन्होंने सुझाव दिया था। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, राज्यों के 4 वर्गों को समाप्त करके। तो ये कौन से राज्यों के 4 वर्ग थे? तो यह वही राज्यों के 4 वर्ग थे जिसे देशी रियासतों का एकीकरण करके मूल संविधान की पहली अनुसूची में रखा गया था। तो इस आयोग ने, राज्य पुनर्गठन आयोग कही या फजल अली आयोग ने यह सुझाव दिया अपनी रिपोर्ट के द्वारा कि यह जो राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन है तो इसे क्या कीजिए, समाप्त कर दीजिए। इस वर्गीकरण को समाप्त कर दीजिए और समाप्त करके 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर दीजिए। उन्हीं राज्यों को मिलाकर, इन्हीं मतलब ये जो इसमें से जो टोटल 29 राज्य थे, तो इसके वर्गीकरण को समाप्त करके उसके जगह पे किसका निर्माण, तो 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करने का इन्होंने सुझाव दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग ने कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण करने का भारत सरकार को सुझाव दिया, तो वह होगा 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अब बात करते हैं, इनका काम था सुझाव देना, मानना तो है भारत सरकार को। तो भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इनके सुझाव को, इनके सिफारिश को स्वीकार किया। मतलब इनके सिफारिशों को स्वीकार तो किया, लेकिन उनमें थोड़े बहुत परिवर्तन करके। तो क्या हुआ कि भारत सरकार ने इन्हीं के सिफारिश पर एक अधिनियम पारित किया और वह अधिनियम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और इसी अधिनियम के अनुसार 1956 में संविधान में 7वां संशोधन किया गया, जिसे हम कह सकते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों का जो यह वर्गीकरण था, 4 वर्गीकरण जो था,
तो इसे समाप्त कर दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, या अधिनियम बोला जाए तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों के इस 4 वर्गीकरण को समाप्त करके उसके जगह पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। कब? तो 1 नवंबर 1956 को। तो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, तो वह होगा 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। आपको यह डेट ध्यान में रखना है कि 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 एवं 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इस तिथि को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। किसे समाप्त करके? तो राज्यों के इस 4 वर्गीकरण को समाप्त करके। अब बात करते हैं कि यह जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था, तो वह 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? आइए इसे एक नज़र में देखते हैं। तो 14 राज्य में से बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बम्बई, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मैसूर, केरल, आंध्र प्रदेश, मद्रास, असम। फिर बात करते हैं, यह तो थे 14 राज्य, जबकि 6 केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह कौन कौन से थे? तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और फिर लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप द्वीप समूह जो है, यही 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कहने का मतलब एक दिल्ली, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा मणिपुर, चौथा त्रिपुरा और 5वां अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और छठा में यह इन्हें पूरे मिलाकर ही द्वीप समूह कहा गया है। ठीक है, तो यही 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अभी आपको सुनने में थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित था, जो कि अभी पूर्ण राज्य है। मणिपुर, त्रिपुरा जो कि उस समय केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अभी क्या है वर्तमान में, वह एक पूर्ण राज्य है, भारतीय संघ का पूर्ण राज्य है। तो इसीलिए यहाँ पर इन नामों को जानना जरूरी है कि ताकि जब आप डिटेल पढ़ रहे हैं तो पहले 1 नवंबर 1956 को किन राज्यों और किन केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ, उनके क्या नाम थे, तो उसे जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको जो है आगे वर्तमान में कैसे उसमें बदलाव हुआ तो वह आप समझ सकिएगा। फिर बात करते हैं कि आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, अगर हो सके तो आप लिख भी लीजिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, तो वह तब ईस्वी 1953 ना होकर वह होगा 1956। बोलिए क्यों? क्योंकि आप देखिए कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया और 1956 में इसी अधिनियम के अनुसार संविधान में 7वां संशोधन किया गया, और इसी संशोधन के द्वारा यानी 1956 के संशोधन के द्वारा ही भाषा के आधार पर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो इसी वजह से 1956 में क्या था, व्यापक स्तर पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का गठन भाषा के आधार पर किया गया था, अधिनियम और संशोधन के द्वारा। तो इसी वजह से जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, तो भले ही उसमें 2 ऑप्शन रहे, एक 1953 भी दिया हुआ रहे और दूसरा 1956 भी दिया हुआ रहे, तो लेकिन आंसर होगा 1956। लेकिन अब फिर दूसरे प्रश्न को समझिए कि अगर पूछा जाए कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, तो वह तो होगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की अगर ईस्वी पूछी जाए कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया, तो उस समय भी 1953 ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहां पर देखिए कि एक जो तीसरा प्रश्न बन रहा है, तीसरा प्रश्न यह बन रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा या फिर फजल अली आयोग के द्वारा
राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, तो उसका भी आंसर क्या होगा कि 1956 ही होगा, क्योंकि इस आयोग के द्वारा ही, इसके सिफारिश पर ही 1956 में इतने व्यापक स्तर पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। चलिए यहां पर तो आप देख लिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए कि आंध्र प्रदेश नाम यहाँ पर भी है, यानी 14 राज्य में से तो आंध्र प्रदेश तो आएगा ही, लेकिन थोड़ा सा आंध्र प्रदेश की स्थिति को समझें तो यहाँ 1953 में भाषा के आधार पर जिस आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया था तो वह मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को काट कर किया गया था, उसे अलग करके किया गया था, ठीक है। और राजधानी किसे बनाया गया था, तो कुर्नूल को बनाया गया था। लेकिन फिर 1956 में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में हैदराबाद राज्य से, मतलब हैदराबाद राज्य के अंतर्गत जो भी तेलुगु भाषी वाले क्षेत्र थे तो उन तेलुगु भाषी क्षेत्र को भी काटकर आंध्र प्रदेश राज्य में मिला दिया गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अब पहले से आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र था वह बृहद हो गया, अर्थात अब वह आंध्र प्रदेश बड़ा हो चुका था। क्यों? क्योंकि अब जो है इसमें पहले से तो ये मद्रास से काटे गए तेलुगु भाषी के क्षेत्र थे ही, लेकिन अब 1956 में आकर हैदराबाद से भी जो है तेलुगु भाषी क्षेत्र को काटकर इसमें मिला लिया गया। और अब 1956 में आंध्र प्रदेश की राजधानी परिवर्तित कर दी गई और राजधानी क्या रखा गया, तो हैदराबाद, यानी हैदराबाद को आंध्र प्रदेश का राजधानी बना दिया गया। चलिए यह तो था यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में जो हम लोग डिस्कस किए। फिर बात करते हैं कि अब जो अगला पॉइंट है वह यह है कि 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। देखिए क्या हुआ कि अभी हम लोग देखें कि 1 नवंबर 1956 को, यहाँ पर है डेट कि 1 नवंबर 1956 को व्यापक स्तर पर भाषा के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके बावजूद, मतलब 1956 के बाद भी नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया वह जारी रही। अब चाहे इसका कारण आप भाषाई आधार पर कह दीजिए, चाहे इसका कारण आप सांस्कृतिक एकरूपता को कह दीजिए, चाहे किसी अन्य कारण को कह दीजिए, लेकिन 1956 के बाद भी दूसरे राज्यों से नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया जारी रही। तो आइए उसी निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। सर्वप्रथम आप लोग यह पढ़ चुके हैं कि नए राज्यों का निर्माण कौन कर सकते हैं, तो संसद कर सकते हैं विधि के द्वारा। और किस तरह के संशोधन के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि नए राज्यों के निर्माण या फिर वर्तमान राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन एवं उसके सीमा में परिवर्तन, यह सभी शक्तियां संसद को प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 3 के तहत। तो अब देखिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जो भी राज्य आएगा वहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। सर्वप्रथम क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है जिस भी राज्य का गठन किया गया है, ठीक है, और जो क्रम आएगा तो उसके ईस्वी को आपको तिथि के साथ याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ राज्य का ईस्वी क्लैश कर जाता है। मान लीजिए कि 2-3 राज्य ऐसे होंगे जिसका जो है सेमी ईस्वी में स्थापना की गई होगी, लेकिन अब उसका क्रम पूछ लिया जाए पहले किसकी स्थापना की गई, तब वहाँ पर आपको उसका पूरा डेट भी जानना जरूरी है। फिर बात करें कि यहाँ पर प्रश्न को कैसे घुमाया जाता है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, मतलब 4-5 राज्य दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसे आरोही क्रम में मतलब आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम कहने का मतलब क्या होता है कि बॉटम टू टॉप, अर्थात छोटे से बड़े की ओर जाना। मतलब पहले किन राज्यों का हुआ मतलब निर्माण, उसके बाद फिर किन राज्यों का निर्माण हुआ और उसके बाद किन राज्यों का निर्माण हुआ। फिर उसी तरह से क्रम अवरोही क्रम में पूछ लिया जाता है कि बताइए, मतलब जो भी राज्यों का नाम दे दिया जाएगा, चार्ट दे दिया जाएगा, इसे अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम का मतलब टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम कहने का मतलब कि सबसे बाद में किन राज्यों का निर्माण किया गया, फिर उससे पहले किन राज्यों का निर्माण किया गया और फिर उससे पहले किन राज्यों का निर्माण किया गया। ठीक है, एक तो इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर अब बात करते हैं कि चूंकि अनुच्छेद 3 के तहत ही राज्यों का निर्माण होगा या फिर राज्यों के नाम या
नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन तो होगा अनुच्छेद 3 के तहत, लेकिन किस अधिनियम के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो यह भी आपको जानना है कि किस अधिनियम के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो यह सब बातें आपको वन लाइनर किताब से जानकारी नहीं मिलने वाली है। और अगर आप सोचिएगा कि बीपीएससी हम वन लाइनर पढ़कर निकाल लेंगे, आईएएस की तो बात ही छोड़ दीजिए, यूपीएससी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ तो पल्ले ही नहीं पड़ने वाले हैं वन लाइनर बुक से। मेरे बातों पे यकीन नहीं है तो कभी प्रश्न को उठाकर देखिए कि उसकी गहराई क्या है, ठीक है। रही बात बीपीएससी की, तो हम बीपीएससी की भी बात कर रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों की क्वेश्चन को उठाकर देखिए कि बीपीएससी के भी लेवल जो है पॉलिटी में बहुत ही हाई हो चुके हैं, जो आपको वन लाइनर पढ़ने से या सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा लेने से काम नहीं चलने वाला है, या जो वन लाइनर जो पढ़ा रहे हैं आपको और पढ़ाकर जो आपके मसीहा बने हुए हैं वहाँ भी काम नहीं चलने वाला है। वो समय बताएगा आपको कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझ गए, ठीक है। यानी 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है कि एक तो क्रम ध्यान रखना है कि उसकी स्थापना के क्रम को जानना है कि कब कब हुई, दूसरा कि किस अधिनियम के द्वारा हुई, और तीसरा कौन सा संविधान संशोधन हुआ उसे जानना है। तो चलिए बात करते हैं कि सर्वप्रथम बात करते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात की 1960 में इसका निर्माण हुआ। तो आइए बात करते हैं इसका निर्माण जो हुआ किस अधिनियम के द्वारा, तो बंबई राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बंबई राज्य को 2 पृथक राज्यों में विभाजित किया गया। तो आइए इन बातों को यहाँ से देखिए। यहाँ जो 14 राज्य था वह 14 राज्य में से एक राज्य था बंबई राज्य। लेकिन अभी बंबई वर्तमान में क्या है कि बंबई एक सिटी है, मतलब एक शहर का नाम है, लेकिन उस समय बंबई एक राज्य का नाम था, ठीक है। अभी बंबई क्या है, एक जिला का नाम है, लेकिन उस समय बंबई एक राज्य का नाम था। तो आप देखिए कि 1956 के बाद 1960 में क्या हुआ कि यही बंबई राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 1960 में, और इसी अधिनियम के द्वारा इस बंबई राज्य को 2 पृथक राज्यों में, 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया गया। मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया, जबकि गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात राज्य का गठन किया गया। तो कब, 1960 में किया गया। तो जब बंबई पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा इस बंबई राज्य को 2 भागों में विभाजित किया गया, तो इस तरह से फिर क्या हुआ कि 1 मई 1960 को गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बना। यानी 1 मई 1960 को जो है यह बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा गुजरात भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना, और केम्मा राज्य बना तो वह 15वां राज्य बना। 15वां क्यों? क्योंकि ऑलरेडी देखिए यहाँ पर 14 राज्य थे, तो इसलिए अब 1956 के बाद जो भी राज्य का निर्माण होगा तो वह 15वां से शुरू होगा। इन बातों को भी आप समझे होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि ठीक है 2 राज्यों का गठन किया गया, तो फिर महाराष्ट्र को अलग राज्य, मतलब जैसे यहाँ पर हम बोले कि 15वां राज्य, तो इसे भी या 15वां या 16वां राज्य बोल देना चाहिए, लेकिन नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब चूंकि बंबई राज्य को ही विभाजित किया गया था, तो राज्य का नाम क्या रख दिया गया, महाराष्ट्र। तो बंबई अब क्या हुआ, उस महाराष्ट्र का हिस्सा हो गया। तो इसी वजह से अब वह महाराष्ट्र जो है उन 14 राज्यों में से ही गिने जाएंगे, लेकिन उसका ईस्वी जो है वह 1956 नहीं कहलाएगा। उसका ईस्वी क्या कहलाएगा, महाराष्ट्र की स्थापना की ईस्वी क्या कहलाएगी, तो वह 1960 कहलाएगी, 1 मई 1960 कहलाएगी। अब देखिए इसे और भी अच्छे से समझने के लिए एक प्रश्न पर हम लोग डिस्कस करते हैं। वह प्रश्न को समझिए कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें से 3 राज्यों के अलग अलग नाम दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया जाएगा महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, और तीसरा इन 14 राज्यों में से, यानी 1956 में जिसकी स्थापना हुई थी, इसका नाम हम लोग इसमें से किसी एक नाम को ले लेते हैं। मान लीजिए राजस्थान को ले लीजिए, ठीक है। तो 3 राज्य कौन कौन से हुए, तो एक राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा हरियाणा को ले लीजिए, ठीक है। हरियाणा की स्थापना 1966 में हुई थी, अभी हम लोग समझेंगे। तो अब हम आपसे यह पूछना चाह रहे हैं कि इन तीनों राज्यों का जो है आप क्रम बताइए,
कि पहले किसकी स्थापना हुई, या फिर आप इसे आरोही क्रम में बताइए या अवरोही क्रम में बताइए, मतलब या तो घटते क्रम में बताइए या बढ़ते क्रम में बताइए। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछ दें कि इन तीनों राज्यों में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा में, तब क्या होगा कि सर्वप्रथम राजस्थान की स्थापना हुई, वह कहलाएगा 1956। लेकिन महाराष्ट्र उसके बाद फिर कौन होगा, तो महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र का अब जो स्थापना दिवस होगा वह 1956 नहीं कहलाएगा। भले ही बंबई उसमें चला गया, भले ही इसका क्रम में अलग से, मतलब इसका क्रम नहीं रखा गया, मतलब 15वां 16वां नहीं रखा गया, भले ही इसे 14 राज्यों के अंतर्गत ही रखा गया, लेकिन इसका स्थापना दिवस जो है वह 1960 ही कहलाएगा। तो इसका मतलब पहले राजस्थान, फिर महाराष्ट्र और फिर हरियाणा। अगर अवरोही क्रम में बोले यानी घटते क्रम में, तो पहले हरियाणा होगा, फिर महाराष्ट्र होगा और फिर राजस्थान होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो बात हम यहाँ समझाना चाह रहे थे उसे आप समझे होंगे कि महाराष्ट्र को भले ही बंबई से अलग करके बनाया गया, लेकिन उसका स्थापना दिवस 56 ना कहला के वह 1960 कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगला है दादरा एवं नागर हवेली, जिसका निर्माण जो है, मतलब आइए इसे समझते हैं। 1961 ब्रैकेट में लिखा गया है, इसे भी आप लोग समझिएगा कि क्या है कि यह जो दादरा एवं नागर हवेली पर 1954 तक पुर्तगालियों का शासन था। किसका शासन था? पुर्तगालियों का शासन था। हम पहले ही पढ़ा चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि हमने कहा था कि आज़ादी के समय भारत में 3 तरह के क्षेत्र थे। तो तीसरा क्षेत्र जो हमने कहा था कि वह था पुर्तगाल एवं फ्रांस के औपनिवेशिक क्षेत्र, जहां पुर्तगालियों एवं फ्रांसीसियों का कब्जा था। तो उन्हीं में से एक क्षेत्र है दादरा एवं नागर हवेली। 1954 तक पुर्तगालियों का शासन था, लेकिन क्या था कि इस क्षेत्र पर भारत भी अपना अधिकार दिखा रहे थे, लेकिन पुर्तगाली भी कह रहे थे कि इस पर मेरा ही अधिकार है। तो यह मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा जो है भारत के पक्ष में इस क्षेत्र को लेकर फैसला सुनाया गया। और जब भारत के पक्ष में फैसला सुनाया गया तब इस क्षेत्र को पुर्तगालियों को छोड़ना पड़ा और 1954 में इस क्षेत्र को भारत में मिला लिया गया। भारत में मिलाने के बाद 1954 से 1961 तक क्या हुआ, यहाँ पर किस तरह का प्रशासन चला, तो वहाँ के लोगों के द्वारा जो चुनी गई प्रशासन थी तो वही प्रशासन चलता रहा। लेकिन क्या हुआ, 1961 में 10वां संविधान संशोधन के द्वारा इस दादरा एवं नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर अब प्रशासन चलाया जाने लगा, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा अब यहाँ का प्रशासन चलाया जाने लगा। फिर बात करते हैं कि अगला जो है वह है गोवा, दमन एवं द्वीप। यह गोवा अलग है, दमन एवं द्वीप अलग है, लेकिन आइए इसे समझते हैं। 1962 में तो सबसे पहले बात करें कि यह जो दमन एवं दीव का जो क्षेत्र है वह कहाँ पड़ता है। मतलब यह खंबात की खाड़ी में एक प्रकार का यह टापू है। क्या है? एक टापू है। तो बात करें कि इन क्षेत्रों पर भी किसका कब्जा था, तो इन क्षेत्रों पर भी पुर्तगालियों का ही कब्जा था। लेकिन क्या हुआ कि 1961 में एक ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो वह ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। और इसी ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में पुलिस कार्यवाही कहिए या सैनिक कार्यवाही कहिए या सैनिक कार्यवाही कहिए, तो 1961 में पुलिस कार्यवाही के द्वारा इन क्षेत्रों को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर भारत में मिला लिया गया। तो भारत में मिलाने के बाद क्या हुआ कि भारत में मिलाने के बाद 12वां संविधान संशोधन 1962 यानी 1962 में 12वां संविधान संशोधन किया गया और इसी 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। किसे? तो गोवा और दमन एवं दीव को संयुक्त रूप से इस 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, यानी दोनों को संयुक्त रूप से। वह अलग बात है कि अभी वर्तमान में गोवा पूर्ण राज्य है, तो उसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जानिए कि 1962 में 12वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा और दमन एवं दीव को संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। फिर बात करते हैं पांडिचेरी की। पांडिचेरी 1962 में
जिसका निर्माण किया गया था। आइए इसके बारे में समझते हैं। तो क्या है कि 1954 तक जो है इस क्षेत्र पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, फ्रांसीसी उपनिवेश का शासन था। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसे जानने से पहले कि वह 4 क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि एक है पांडिचेरी, दूसरा माहे, तीसरा कराईकल या फिर इसे ही कारिकल भी कहीं कहीं लिख दिया जाता है, और चौथा यनम। इन क्षेत्रों पर, इन चारों क्षेत्रों पर क्या था कि 1954 तक फ्रांसीसियों का कब्जा था, फ्रांसीसी उपनिवेश का यहाँ पर शासन था। लेकिन क्या हुआ कि 1954 में फ्रांसीसी उपनिवेश से समझौते के द्वारा भारत सरकार ने इन चारों क्षेत्रों को अर्जित कर लिया, मतलब अधिग्रहित करके भारत में मिला लिया। और फिर जाकर क्या हुआ कि जब भारत में मिला लिया गया तो 1954 से 1962 तक जो है यहाँ का प्रशासन एक अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में यहाँ का प्रशासन चलाया जा रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन्हीं चारों क्षेत्रों को मिलाकर 1962 में 14वां संविधान संशोधन के द्वारा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। यानी इन चारों क्षेत्रों को मिलाकर एक नया क्षेत्र नाम दिया गया, हुआ था पांडिचेरी। या फिर हम यूं कहें कि इन तीनों क्षेत्रों को पांडिचेरी में ही मिला लिया गया और 1962 में 14वां संविधान संशोधन के द्वारा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अब बात करते हैं अगले राज्य के बारे में, तो वह है नागालैंड। नागालैंड की बात करें तो जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। तो आइए इसके बारे में जानें कि सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा नागा पहाड़ी एवं असम के बाहर के त्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? तो नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा। किन क्षेत्रों को मिलाकर? तो नागा पहाड़ी एवं असम के बाहर के त्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया था। कब? तो 1 दिसंबर 1900 मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि 1962 के द्वारा उसका गठन किया गया और जो प्रभावी रूप में, मतलब जो प्रभाव में कब आया? तो 1 दिसंबर 1963 में आया। तो अर्थात इस अधिनियम के द्वारा नागालैंड को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने के बाद यह नागालैंड भारतीय संघ का 16वां राज्य बना था। जबकि इससे पहले 15वां राज्य कौन बना? तो वह गुजरात बना और 16वां राज्य नागालैंड बना। लेकिन यह भी ध्यान में रहे कि यह 16वां राज्य बनने से पहले 1961 में यह असम के राज्यपाल के नियंत्रण में थे, अर्थात असम के क्षेत्र के नियंत्रण में यह थे। फिर बात करते हैं अगले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, तो वह है हरियाणा और चंडीगढ़। तो हरियाणा और चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि इन 14 राज्यों में से एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब। यहाँ देखिए पंजाब राज्य है। तो क्या हुआ कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा पंजाब राज्य से हिंदी भाषी क्षेत्रों को निकालकर एक अलग राज्य हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया। मतलब पंजाब राज्य से ही हिंदी भाषी क्षेत्रों को निकालकर, जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़े थे कि मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया था। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा पंजाब से हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग करके एक अलग राज्य का निर्माण किया गया और उस राज्य का नाम क्या रखा गया? तो हरियाणा रखा गया। और इसका निर्माण कब किया गया था, इसका गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारतीय संघ का 17वां राज्य बना। तो 15वां राज्य गुजरात, 16वां राज्य नागालैंड और 17वां राज्य हरियाणा बना। और फिर इसी पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम यही देख लीजिए कि 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया था। यानी 6 केंद्र शासित प्रदेश में से एक केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश भी था। लेकिन क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने के साथ ही यह भारतीय संघ का कितवां राज्य बना? तो यह 18वां
पूर्ण राज्य बना। तो अब देखिए यहाँ पर जो है अधिनियम से जैसे अगर पूछ लिया जाए कि जैसे हम एक प्रश्न को हिमाचल प्रदेश से ही चर्चा कर लें कि आप ठीक है आप हिमाचल प्रदेश की स्थापना को याद कर लिए वन लाइनर किताब से कि 25 जनवरी 1971, ठीक है। लेकिन अगर बीपीएससी में आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना या गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, समझिएगा बातों को, किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो अब देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर दे देगा हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा। फिर दूसरा ऑप्शन दे देगा, नहीं पहले ऑप्शन में ही क्या रख देगा कि हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1971 के द्वारा, दूसरा हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा। आप इतना खुश हो जाइएगा उस ऑप्शन को देखकर कि अरे हम तो 1971 याद किए, इसका मतलब एग्जामिनर तो सिर्फ इन बातों को घुमाकर पूछ रहा है। और आप क्या कीजिएगा, बहुत ही चतुराई के साथ पहला ऑप्शन 1971 ही लगाकर आ जाइएगा। और जब एग्जाम से निकलिएगा ना तो कहिएगा कि इससे इतना मतलब कि आसान एग्जाम पूछा है कि क्या बताएं, इस बार तो एकदम मतलब 150 में 150 नंबर तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं वन लाइनर बुक से दूर होइए और वन लाइनर जो पढ़ा रहे हैं ना उनसे भी दूर होइए। नेक्स्ट राज्य है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, जो 21 जनवरी 1972 को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि सर्वप्रथम बात करते हैं कि 22वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा असम से विभाजित करके मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया, या फिर हम कह सकते हैं कि मेघालय को इस संविधान संशोधन के द्वारा असम के अंतर्गत उपराज्य बनाया गया। स्वायत्त शासी राज्य कहने का मतलब शासन तो इसका खुद का होगा लेकिन यह असम राज्य के अंतर्गत होगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि या तो इसे स्वायत्त शासी राज्य कहिए या फिर असम के अंतर्गत इसे उपराज्य भी कहा जाता है। किसे? तो मेघालय को, क्योंकि इसे मेघालय से विभाजित करके ही असम के अंतर्गत उपराज्य बनाया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय को जो उपराज्य बनाया गया तो इसका अपना मंत्री परिषद था, लेकिन क्या हुआ कि यह वहाँ के लोगों की महत्वाकांक्षा को पूरी नहीं कर पाया। तो इसी वजह से क्या हुआ कि फिर जो है मतलब एक अधिनियम लाया गया। वह अधिनियम था उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा 2 केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन सा, तो एक मणिपुर एवं त्रिपुरा, मणिपुर एवं त्रिपुरा को 19वां एवं 20वां राज्य बनाया गया। जबकि इसी के साथ इसी अधिनियम के द्वारा यह जो उपराज्य मेघालय जो कि पहले उपराज्य था तो ये मेघालय को भी जो है 21वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि 1 नवंबर 1956 को जब 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था तो उस 6 केंद्र शासित प्रदेश में 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा भी थे। लेकिन इसी अधिनियम के द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा उस दोनों केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संघ का क्रमशः 19वां एवं 20वां राज्य का दर्जा दिया गया और मेघालय जो कि उपराज्य था इसे 21वें राज्य का दर्जा दिया गया। और फिर क्या हुआ कि इसी अधिनियम के द्वारा यह 1971 के अधिनियम के द्वारा असम से 2 क्षेत्र को विभाजित किया गया, अलग किया गया। वह 2 क्षेत्र कौन कौन से थे, तो एक मिजोरम और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। तो इसी 1971 के अधिनियम के द्वारा इन दोनों क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। किसे किसे, तो मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को। और इसे इन दोनों क्षेत्रों को किससे अलग किया गया था, तो असम से अलग किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा, तो 1971 के अधिनियम के द्वारा। और इसी अधिनियम के द्वारा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट राज्य, वह है सिक्किम। सिक्किम जो 16 मई 1975 को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना था। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि आज़ादी के समय तक, यानी भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय तक सिक्किम एक शाही राज्य था जहां पर किसका शासन था, तो चोगियाल का शासन था। लेकिन क्या हुआ कि चूंकि 1947 में मतलब भारत के आज़ाद होने पर यहाँ ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश शासन के समाप्त होने के बाद इस क्षेत्र को यानी सिक्किम को किसने रक्षा प्रदान किया, तो भारत ने रक्षा प्रदान किया। भारत ने सिक्किम के
रक्षा मामले, विदेश मामले एवं संचार मामले का उत्तरदायित्व लिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1974 में यानी 1947 से 1974 तक भारत जो है उसका रक्षा प्रदान करते रहा। उसके तीनों चीज़ों का जो है इन्होंने उत्तरदायित्व लिया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1974 में ये सिक्किम भारत के प्रति जो है अपनी मतलब कि इच्छा को दिखाया था कि भारत में एक तरह से शामिल होने का हम कह सकते हैं। तो भारत के प्रति उन्होंने अपनी इच्छा को दिखाया। तो क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप भारतीय संसद के द्वारा यानी भारत के संसद के द्वारा संविधान में 35वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1974 में। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य या संबद्ध राज्य या सहयुक्त राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, जिसे इंग्लिश में एसोसिएट स्टेट भी कहा जाता है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य या सहयुक्त राज्य या संबद्ध राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और इसके लिए क्या हुआ कि जब यह दर्जा प्रदान किया गया तो इसके लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 2 का को और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। मतलब अनुच्छेद में 2 के को जोड़ा गया और उधर अनुसूची में अगर कहें तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो बात करते हैं अनुच्छेद 2 का को में क्या प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 2 का को में जो है यह बताया गया था कि सिक्किम संघ से मतलब भारतीय संघ से संबंधित राज्य है यानी संबद्ध राज्य है। यह प्रावधान था उस अनुच्छेद के तहत। जबकि 10वीं अनुसूची में क्या बताया गया था? तो 10वीं अनुसूची में बताया गया था कि संबद्धता के नियम एवं शर्तों का उल्लेख किया गया था कि कोई भी राज्य अगर भारतीय संघ से संबद्ध राज्य का दर्जा, किसी भी राज्य को भारतीय संघ का संबद्ध राज्य का अगर दर्जा प्रदान किया जाता है तो उस संबद्धता के नियम एवं शर्त क्या क्या हैं, तो उसका उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि यह जो प्रयोग किया गया था यह प्रयोग अधिक दिनों तक नहीं चला, सफल नहीं रहा। और क्या हुआ कि 1975 में सिक्किम के लोगों ने चोग्याल के शासन के विरुद्ध जो है जनमत मतलब संग्रह करके उसके विरुद्ध जो है मतलब वोटिंग किया था, मतदान किया था। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि फिर भारत के संसद के द्वारा जो है 36वां संविधान संशोधन लाया गया। यानी 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। केमार मतलब कि जो है यह पूर्ण राज्य का दर्जा इसे प्रदान किया गया। तो 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं मेघालय जो है 21वां राज्य बना था, जबकि जो है यह सिक्किम भारतीय संघ का 22वां पूर्ण राज्य बना था। और जब इस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तब क्या हुआ कि यह जो अनुच्छेद 2 का को और 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था तो इसे समाप्त कर दिया गया था। जब किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा अनुच्छेद 2 के को और 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रही थी। और फिर संविधान में जो है 371 का चौ को जो है मतलब अनुच्छेद 371 के चौ को जोड़ा गया था। फिर बात करते हैं अगले राज्य के बारे में। तो अगला राज्य है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वह है इसकी जो है स्थापना मतलब भारतीय संघ का जो यह राज्य बना कब बना? तो 20 फरवरी 1987 को बना। तो आइए जानते हैं कि 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारतीय संघ का 23वां राज्य, जबकि अरुणाचल प्रदेश भारतीय संघ का 24वां राज्य बना। जबकि यहाँ अभी आप पढ़ चुके हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो 1971 के अधिनियम के द्वारा इसे 2 केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया था। लेकिन फिर जो है 1986 में मतलब मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 के द्वारा मिजोरम को 23वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं कि गोवा, दमन एवं दीव, इसके बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा और दमन एवं दीव को संयुक्त रूप से केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि फिर से हम बात करने जा रहे हैं गोवा तथा दमन एवं दीव के बारे में। तो क्या हुआ कि 56वां संविधान संशोधन
ईस्वी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा, यहाँ पर ईस्वी छूटा हुआ है, ऐसे यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1987। तो क्या है कि 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा तथा दमन एवं दीव को दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। मतलब 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा दोनों को संयुक्त रूप से जो केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, लेकिन 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा इन दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया और एक दूसरे से अलग करने के बाद गोवा जो है वह भारतीय संघ का 25वां पूर्ण राज्य बना। तो किस संशोधन के द्वारा? तो 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। और फिर इसी संविधान संशोधन के द्वारा दमन एवं दीव वह पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना, जब जो कि 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा यह दोनों संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा अब दमन एवं दीव पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना, यानी गोवा से अब इसका किसी भी तरह का संबंध नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसी संशोधन के द्वारा गोवा को 25वां पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और गोवा जो है वह 25वां पूर्ण राज्य, गोवा को जो 25वां पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया, यानी यह भारतीय संघ का राज्य कब बना? तो 30 मई 1987 को बना और 30 मई 1987 को ही दमन एवं दीव पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना। फिर बात करें कि अगले राज्य के बारे में, तो वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो है जो निर्माण किया गया था, स्थापना किया गया था, वह 1 नवंबर 2000 को किया गया था और छत्तीसगढ़ भारतीय संघ का 26वां राज्य बना। किस अधिनियम के द्वारा? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा मध्य प्रदेश से पृथक करके, यानी मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था। तो यह बात आपको जानना है कि किस राज्य से अलग करके छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था, तो मध्य प्रदेश से अलग करके, और किस अधिनियम के द्वारा? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा, और यह भारतीय संघ का 26वां राज्य बना। कब? 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को भारतीय संघ का 27वां राज्य बना। किस अधिनियम के द्वारा और किससे अलग होकर? तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा उत्तर प्रदेश से पृथक करके इसे 27वां राज्य बनाया गया। अब बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को यह 28वां राज्य बना। किस अधिनियम के द्वारा? तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा बिहार से इसे पृथक करके 28वां राज्य बनाया गया। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को यह भारतीय संघ का 29वां राज्य बना। तो किस अधिनियम के द्वारा और किससे अलग होकर? तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा आंध्र प्रदेश से पृथक करके, अलग करके तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया। तो इससे पहले आप लोग आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ भी चुके हैं कि 1953 में जो है तेलुगु, मतलब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। यह बात आप पढ़ चुके हैं कि 1 अक्टूबर 1953 को। फिर बात करते हैं कि क्या हुआ कि जब 1 नवंबर 1956 को, मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जब 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था, तो उसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा मतलब आंध्र प्रदेश में अब हैदराबाद के भी जो है, जो भी तेलुगु भाषी क्षेत्र थे, उन्हें भी शामिल कर दिया गया और एक बृहत्तर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया था। तो उसी आंध्र प्रदेश राज्य से जो है मतलब पृथक करके तेलंगाना नामक राज्य का निर्माण किया गया था। तो कब? तो यह 2 जून 2014 को, और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा। फिर बात करते हैं कि इस तरह से हम लोग देखें कि टोटल कितना हो गया? 29 राज्य हो गया। लेकिन अब चूंकि हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में, क्या था कि जम्मू कश्मीर मतलब 2019 तक जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में था, और हम लोग देखे भी थे कि 1 नवंबर 1956 को जिन 14 राज्यों का गठन किया गया था उसमें से एक जम्मू कश्मीर भी था। तो तब से लेकर 2019 तक जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में ही गठित किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि 2019 में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा उस जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश में, मतलब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन? तो एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। यानी 2019 तक जो जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा अब उस जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया, एक जम्मू एवं कश्मीर और दूसरा लद्दाख। फिर बात करें
कि अनुच्छेद 239 के क के तहत जम्मू कश्मीर विधायिका वाला, मतलब विधायिका के साथ इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह क्या हुआ, इसका मतलब विधायिका का मतलब कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश तो घोषित किया गया, लेकिन उसके साथ साथ वहां विधानसभा भी दिया गया। जैसे हम दिल्ली में बात कर सकते हैं कि जैसे यह केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ क्या है, दिल्ली की अपनी विधानसभा भी है, अर्थात विधायिका है। तो उसी तरीके से जम्मू कश्मीर को जो है विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत, तो मतलब अधिनियम कहलाएगा जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा, लेकिन किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 239 के क के तहत। फिर बात करते हैं लद्दाख की, तो अनुच्छेद 239 के तहत लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश बना, यानी लद्दाख को तो भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन यहाँ विधायिका नहीं दिया गया, यहाँ विधानसभा नहीं दिया गया। अब बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश बना, तो जम्मू कश्मीर में लेह एवं कारगिल के क्षेत्र को छोड़कर बाद बाकी पहले के जितने भी जिले थे वो सभी जिले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ही शामिल रहा। लेकिन लेह एवं कारगिल की बात अगर करें तो वह दोनों जिलों को किस केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया, तो वह लद्दाख में शामिल किया गया। तो इन बातों को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से अब बात करें कि अगर जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश में जब विभाजित किया गया, तो इसका मतलब अब फिर से राज्य की संख्या कितनी हो गई, तो 29 से घटकर अब राज्य की संख्या 28 हो गई वर्तमान में। ठीक है, फिर बात करते हैं अब दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव, दादर नहीं, दादरा, तो दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को क्या किया गया, विलय करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और नाम क्या रखा गया, यह पूरा नाम रखा गया दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव। और यह कब से, मतलब यह अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया, तो 26 जनवरी 2020 को यह संयुक्त रूप से विलय होकर जो है यह अस्तित्व में आया। तो अगर इसकी बात करें, थोड़ा इसके पीछे की बात करें, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि दादरा एवं नागर हवेली को 10वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। जबकि हम लोग दमन एवं दीव के बारे में बात करें तो अभी ही हम लोग पढ़े हैं कि पहले तो 12वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा के साथ उसे संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, लेकिन फिर अभी हम लोग पढ़े कि 56वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक अधिनियम लाया गया 2019 में जो एक अधिनियम लाया गया, विलय अधिनियम मतलब दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करने वाला एक अधिनियम लाया गया। और उस अधिनियम का नाम क्या रखा गया, तो इसी नाम पर उस अधिनियम का नाम रखा गया, नाम था दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव विलय अधिनियम 2019। तो इसी अधिनियम के द्वारा उन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक ही में कर दिया गया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जब इसके लिए जो है विधेयक लाया गया तो लोकसभा से इसे कब पारित किया गया, तो 27 नवंबर 2019 को, और राज्यसभा से यह कब पारित हुआ, तो 3 दिसंबर 2019 को पारित होने के बाद 26 जनवरी 2020 से यह जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ, यानी दोनों केंद्र शासित प्रदेश एक ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यह कहलाने लगा। तो इस तरह से अब अगर हम बात करें तो वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ सभी के बारे में आपको पढ़ाया गया है। जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। लेकिन वर्तमान भी आपको जानना है और यह भी जानना है कि कौन कौन से राज्य हैं। 28 राज्य अगर वर्तमान में हैं तो कौन कौन से हैं, फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सभी के बारे में पढ़ाया गया है, आप उसे ध्यान से पढ़िएगा। फिर बात करते हैं कि यह तो था राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके नामों में परिवर्तन किया गया। तो आइए देखते हैं वह कौन कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके नामों में परिवर्तन किया गया, और पहले नाम उसका क्या था, बाद में क्या नाम पड़ा, और किस अधिनियम के द्वारा परिवर्तन किया गया। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं संयुक्त प्रांत की। संयुक्त प्रांत की बात करें तो 1950 में ही संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया था, तो उत्तर प्रदेश रखा गया था। और इस तरह से जब 1950 में ही इसके नाम को परिवर्तित किया गया तो संयुक्त प्रांत
जो है पहला राज्य बना नाम परिवर्तित करने वाला। यानी अगर यह पूछा जाए कि वह पहला राज्य कौन सा है जिसका नाम परिवर्तित किया गया था सर्वप्रथम, तो वह संयुक्त प्रांत था। 1950 में ही इसका नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश रखा गया था। फिर बात करते हैं मद्रास की। तो मद्रास का जो है 14 जनवरी 1969 को इसका नाम परिवर्तित करके तमिलनाडु रख दिया गया था। हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 नवंबर 1956 को जिन 14 राज्यों का गठन किया गया था उसमें से एक राज्य मद्रास था। तो उसी मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो मद्रास राज्य अधिनियम 1968 के द्वारा। लेकिन यह प्रभाव में कब आया? तो 14 जनवरी 1969 को। तो देख रहे हैं साल मतलब क्या होता है, ईस्वी चेंज हो रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है कि कोई जरूरी नहीं कि मद्रास का नाम 1969 में बदला गया तो अधिनियम भी 1969 ही होगा। लेकिन देखिए अधिनियम क्या है, 1968 है। अब बात करते हैं मैसूर की। मैसूर का जो है नाम जो है 1973 में बदलकर क्या किया गया, कर्नाटक। तो यह भी 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों में से एक राज्य मैसूर भी था और उसी मैसूर राज्य का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, कर्नाटक। कब? 1973 में। किस अधिनियम के द्वारा? तो मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के द्वारा। फिर बात करते हैं एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीनी द्वीप, अमीन दीवी द्वीप समूह। तो यह वही केंद्र शासित प्रदेश है जब 1 नवंबर 1956 को 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की थी, तो उसी में से यह एक केंद्र शासित प्रदेश था और इसका जो है 1973 में नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया, लक्षद्वीप। तो अभी जो है हम लोग यह नाम नहीं जानते हैं बल्कि लक्षद्वीप नाम को जानते हैं। फिर बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली को बहुत कम लोगों को पता है कि दिल्ली का भी नाम परिवर्तित किया गया है। तो दिल्ली का नाम जो है 1 फरवरी 1992 को परिवर्तित करके क्या रखा गया, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जिसे शॉर्ट में एनसीआर कहते हैं, एनसीआर दिल्ली। तो एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो 1 फरवरी 1992 को दिल्ली को नाम परिवर्तित करके राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया। लेकिन जानते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली का नाम परिवर्तित करके एनसीआर दिल्ली रखा गया। और किस अनुच्छेद में जो है इसकी मतलब इसका प्रावधान किया गया, इसकी व्याख्या की गई है? तो अनुच्छेद 239 के क में, मतलब ध्यान से समझिएगा, यहाँ गलती से नहीं लिखा गया, यह बिल्कुल सही है कि अनुच्छेद 239 के क में दिल्ली का नाम जो है राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो लिखा गया है। यानी राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बारे में प्रावधान कहां पर है? तो अनुच्छेद 239 के क में है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। अब बात करते हैं कि इसी संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को जो है विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, तो यहां पर हम लोग यह समझते हैं कि इस संविधान संशोधन के द्वारा, मतलब सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि 1 नवंबर 1956 को 6 केंद्र शासित प्रदेश में से एक दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन उस समय इसे विधायिका नहीं दी गई थी, अर्थात इसका विधानसभा नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि 69वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे विधानसभा प्रदान किया गया, यानी अब यह विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। फिर बात करते हैं उत्तरांचल। उत्तरांचल 2006 में उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड रखा गया, उत्तरांचल अधिनियम 2006 के द्वारा। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से पृथक करके जो उत्तराखंड राज्य बनाया गया, तो चूंकि उस समय उत्तराखंड नाम नहीं रखा गया था बल्कि उत्तरांचल नाम रखा गया था, और 2006 में जो है उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड रख दिया गया और अभी हम लोग राज्य के रूप में उसे उत्तराखंड पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं पांडिचेरी की। तो पांडिचेरी की अगर बात करें तो 2006 में इसका नाम परिवर्तित करके पुडुचेरी रख दिया गया। उस समय केंद्र शासित प्रदेश था और अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अब इसे पांडिचेरी नहीं कहते हैं बल्कि पुडुचेरी कहते हैं। तो पांडिचेरी अधिनियम 2006 के द्वारा इसका नाम परिवर्तित किया गया। फिर बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की बात करें तो 2011 में इसका नाम परिवर्तित करके ओडिशा रख दिया गया, लेकिन अभी भी बहुत लोग क्या होता है कि उड़ीसा ही बोल देते हैं, जबकि वो सही नहीं है। तो इसका नाम परिवर्तित करके ओडिशा रखा गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो उड़ीसा राज्य अधिनियम 2011 के द्वारा। तो यह था आप लोगों का भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। थैंक यू।